गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। पुलिस थाने में महिला अपराध की एफआईआर कैसे लिखी जाती है, सेक्शन 85, 75 और 79 बीएनएस 2023। आज के हमारे वीडियो का यही टाइटल है। तो जब भी समाज में और परिवार में किसी महिला के साथ कोई अत्याचार होता है, जैसे कि शादी के बाद दहेज को लेकर उसको प्रताड़ित करना या मारपीट करना, दहेज मांगना, घर से निकालकर भगा देना या घर में ही रोक कर किसी कमरे में बंद कर देना, खाना पीना नहीं देना, लगातार शादी के बाद ताने मारना या उसको जान से मारने की कोशिश करना और या परिवार के किसी सदस्य के द्वारा उसकी लज्जा भंग करने के उद्देश्य से उस पर हमला करना या बुरी दृष्टि रखना या अश्लील इशारे करना। जब ऐसा कोई अपराध होता है तो सबसे पहले हमारे मन में यही सवाल उठता है कि पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज किस प्रकार से करवाई जाए। पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करवाने का तरीका क्या होगा, किस प्रकार से एफआईआर लिखी जाएगी। तो आज मैं आपके लिए प्रैक्टिकली एफआईआर लेकर आया हूं जो पुलिस अधिकारी के द्वारा लिखी गई है। वही ड्राफ्टिंग में आपको पढ़ के बताऊंगा वर्ड टू वर्ड, जिससे आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि पुलिस थाने में एफआईआर कैसे लिखी जाएगी। इससे आपको सीखने को क्या मिलेगा कि जो व्यक्ति रिपोर्ट लिखाना चाहते हैं तो उनको एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ, रिपोर्ट इस प्रकार से लिखी जाती है तो हमें इस प्रकार से लिखाना है। दूसरा फायदा उन लोगों को होगा जो विधि के विद्यार्थी हैं, लॉ स्टूडेंट हैं और नई नई वकालत की शुरुआत की है। उन्हें ये बिल्कुल नहीं पता होता है कि चालान जो है किस प्रकार से पेश किया जाता है। 193 बीएनएसएस 2023 के तहत इन्वेस्टिगेशन पूर्ण होने के बाद कोर्ट में उन्हें बिल्कुल नहीं पता होता। 173 क्या होती है उन्हें यह भी नहीं पता होता। बहुत सौ को होगा पता, अधिकांश को नहीं पता होता है। तो 173 की जो ड्राफ्टिंग है वो किस प्रकार से होगी, इससे उन्हें भी बड़ा लाभ प्राप्त होगा कि आने वाले समय में वो जब वकालत की प्रैक्टिस करेंगे तो उनको पता होगा कि हाँ, इन अपराधों में एफआईआर इस प्रकार से लिखी जाती है। दूसरी बात यह कि हमें क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे तैयार करना है, मुख्य परीक्षण कैसे कराना, आदि बहुत कुछ जानकारियां आपको इससे प्राप्त होंगी। 173 बीएनएसएस 2023 के तहत एफआईआर दर्ज की जाती है। एक प्रैक्टिकली वास्तविक उदाहरण मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। मेरे पास जस्ट इस प्रकार का एक प्रकरण आया था। उसी में मैंने आज ही आईओ को क्रॉस एग्जामिनेशन भी करवाया, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है। इससे पहले फरियादिया के उसमें बयान हुए थे, उसको भी क्रॉस एग्जामिनेशन मेरे द्वारा करवाया गया। आईओ में भी मैं आपको बता दूं, कभी कभी क्या होता है कि दो आईओ हो जाते हैं उसमें। जैसे कि एक आईओ के द्वारा सिर्फ फरियादिया के बयान लिए गए और उसका मेडिकल करवाया गया और कुछ नहीं। दूसरा आईओ के द्वारा अन्य साक्ष्यों के बयान लिए गए और डॉक्यूमेंट्स जो है कि जब्त किए गए। इस प्रकार से दो भी हो जाते हैं आईओ, ऐसा मैं आपको बता दूं। अब ये जो आज का मैंने सर उदाहरण आपके लिए लिया है, तो इसमें जो है कि भारतीय न्याय संहिता बीएनएसएस 2023 की धारा 85, 75 की उपधारा 1 की उपधारा 1 और 79 और 3 की उपधारा 5 है सर। धारा 85 क्या है सर? ये पहले 498 थी सर। ये दहेज मतलब महिला के प्रति परिवार या पति के द्वारा, सदस्यों के द्वारा महिला के प्रति क्रूरता करना, अब वो बदलकर 85 कर दी गई है। इसमें सब में 3-3 साल की सजा है सर, और नॉन बेलेबल ऑफेंस है। मतलब कुछ जमानती है, कुछ अजमानती है। मैंने उसमें लिख रखा है जैसे कि 85 ये अजमानती अपराध है। इसी प्रकार से 75 की उपधारा आएगी, इनमें भी 3 साल की सजा है। लेकिन यहाँ पर ये सेशन ट्रायल कर दिया गया है सर। बता दूं मैं आपको, ये पहले प्रकरण जो चालान पेश होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के समक्ष पेश होता है, फिर वहां से कमिट करके सेशन कोर्ट में ये सबमिट कमिट किया जाता है। जो जैसे कि मेरे पास जो प्रकरण है, मैं आपको बतौर एग्जांपल के समझा रहा हूं मैं। ये एडीजे कोर्ट में ही चल रहा है सर, और जो है कि ये पेश किया गया था चालान जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के समक्ष। धारा 75 लैंगिक अपराध से संबंधित है, और धारा जो है कि 3 की उपधारा 5 दो लोगों के द्वारा एक आशय से कोई अपराध किया जाता है तो उससे संबंधित है। पहले ये धारा 34 थी, अब ये तब्दील कर दी गई है, अब धारा 3 की उपधारा 5 कर दी गई है। तो ये इसकी धाराएं हैं। तो ये तो सर मैंने आपको बताया जो एक प्रोसीजर है, और मैं जो है कि अब आपको सीधे उस एफआईआर पर लेकर चलता हूं जो पक्षकार के द्वारा थाने पर जब जाकर की गई तो पुलिस अधिकारी के द्वारा लिखी गई। भाषा शैली वही लिए मैंने, दिनांक हटा दिया है, नाम पते सब हटा दिए हैं, घटना का विवरण बिल्कुल अलग कर दिया गया है। सिर्फ उसको मैंने बतौर एग्जाम्पल, ताकि आप उस भाषा शैली को समझ सकें कि आखिर पुलिस थाने में इस प्रकार के अपराध में रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है। 3 ड्राफ्ट मैंने इसमें लिखी हुई है। एक तो आपने थाने पर रिपोर्ट लिखाने गए, पुलिस अधिकारी के द्वारा एफआईआर लिखी गई, एक ड्राफ्ट ये हो गई। दूसरी आप खुद लिख कर दे रहे हैं टाइप करके,
दूसरी ड्राफ्ट वो हो गई जिसमें कोई धारा का उल्लेख नहीं है। तीसरी हो गई धारा के साथ। बहुत से लोग धारा के साथ भी दे देते हैं, हालांकि धारा के साथ देना जरूरी नहीं है, क्योंकि वो तो आपकी जो फैक्ट है उसके आधार पर उसमें पुलिस अधिकारी के द्वारा धारा लगाई जाती है। तो तीनों ड्राफ्ट में बताऊंगा। ड्राफ्ट से सर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कम से कम एक एक तस्वीर पैदा हो जाती है हमारे जहन में कि हाँ, इस प्रकार के अपराध में इस प्रकार से एफआईआर लिखी जाती है। तो आगे की जानकारी सर मैं आपको डिजिटल ई बुक के अंदर से देता हूँ। डिजिटल ई बुक की लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप उसको खरीद भी सकते हैं। आइए सर, लेट्स गो। अक्सर लोगों को ये पता नहीं होता है कि हमें थाने पर जाकर क्या कहना है, किस प्रकार से घटना बताना है। तो ये जो मैं एफआईआर की ड्राफ्टिंग आपको पढ़ूंगा तो सर इससे आपको एक अंदाजा हो जाएगा। हालांकि आपको कोई नई झूठ नहीं गढ़ना है, ना कोई नए फैक्ट आपको बनाना है। जो आपके साथ हुआ है वही घटना आपको लिखाना है। बड़ा आसान सा मामला है, कोई बहुत डिफिकल्ट मामला नहीं है। अब जैसा कि अब मैं आपको इसमें बता दूं कि थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, सेशन ट्रायल चल रहा है। मुकदमा जो कि जेएमएफसी जज साहब द्वारा कमिट करके सेशन कोर्ट में भेजा गया, क्योंकि धारा 75 सेशन ट्रायल है, जिसके बारे में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की प्रथम अनुसूची में इसको बताया गया है। 85, 75, 1, 79 और 3 की उपधारा 5। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं सर। 85 में मैंने आपको बता दिया, किसी महिला के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता। 75 की उपधारा 1, लैंगिक उत्पीड़न। 79 में अंग विक्षेप या कार्य जो किसी महिला का लज्जा का अनादर करने के लिए आशयी थे। और 3 की उपधारा 5 में सामान्य व्याख्या और अभिव्यक्तियां। अब इसमें ये पॉइंट में आपको बताने से पहले सीधे ड्राफ्टिंग पर आ जाता हूं। आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर पुलिस द्वारा थाने पर लिखी जाने वाली एफआईआर का ड्राफ्ट और घटना का विवरण। मैं आपको वर्ड टू वर्ड पढ़ रहा हूं सर, ध्यान से सुन लीजिएगा, आपको सारा अंदाजा हो जाएगा। हमारा वीडियो बड़ा छोटा सा और संक्षिप्त है, लेकिन है बड़ा महत्वपूर्ण, क्योंकि जब तक ये चीज हमें पता नहीं होती है, ये हमारे दिल और दिमाग में तूफान मचाती है कि आखिर एफआईआर कैसे लिखी गई है, एफआईआर में क्या लिखा गया है, कौन सी धाराएं लगाई गई हैं, जमानत होगी कि नहीं होगी, कहीं जेल तो नहीं भेज दिया जाएगा सीधा हमें, या हम रिपोर्ट लिखाने जाएं तो कैसी रिपोर्ट हम लिखाएं, क्या हम जाकर कहें उन्हें। ये सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, आपकी शंका दूर हो जाएगी, आपके मन का डर दूर हो जाएगा। आप ध्यान से सुनिएगा, ये वही भाषा शैली है जो पुलिस अधिकारी के द्वारा थाने पर एफआईआर 173 के तहत लिखने में प्रयोग की जाती है। घटना का विवरण। फरियादी ने हमरा अपने फूफा जी के थाने आकर मौखिक रिपोर्ट किया कि उक्त बताए पते पर रहती हूँ, 12वीं कक्षा तक पढ़ी हूँ, वह दिनांक को सम्मेलन के निवासी के रहने वाले से मेरी शादी हिंदू रीति रिवाज से हुई थी। घटना मैंने एक ली है, आपको आपके हालात और परिस्थिति के हिसाब से जो भी घटना, जो भी योग्यता, जो भी दिनांक, जो भी समय हो, वो परिवर्तित आपको कर लेना है। ये मैंने सिर्फ एक आइडियल ड्राफ्ट आप लोगों को समझाने के लिए सर तैयार की है, जो मैं उसमें से पढ़ के बता रहा हूं, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें आगे आएगा, विदाई के समय सम्मेलन के निवासी के रहने वाले से मेरी शादी हिंदू रीति रिवाज से हुई थी। विदाई के समय मेरे फूफा जी, मैं पूरा सर बिना रुके आपको एफआईआर पूरी पढ़ के बता रहा हूं, बीच में कहीं रुकूंगा नहीं, मात्र 2 मिनट का भी समय नहीं लगेगा, आप सुन लीजिए। इसके बाद में एक्सप्लेन में इसकी और करूंगा आपको समझाने के लिए। फरियादी ने हमरा अपने फूफा जी के थाने आकर मौखिक रिपोर्ट किया कि उक्त बताए पते पर रहती हूँ, 12वीं की कक्षा तक पढ़ी हूँ, दिनांक को सम्मेलन से निवासी के रहने वाले से मेरी शादी हिंदू रीति रिवाज से हुई थी। विदाई के समय मेरे ससुराल वालों ने कहा कि मेरा एक ही लड़का बचा था, इसकी बारात तुम्हारे घर पर लाना चाहता हूँ, बोलकर मुझे सम्मेलन में छोड़कर मेरे ससुराल वाले चले गए और मेरे मायके वाले मुझे लेकर अपने घर आए। दिनांक को मेरे ससुराल वाले फिर से बारात लेकर आए, जहां पुनः शादी संपन्न होकर मैं अपने ससुराल चली गई। ससुराल में करीबन 2 रात रुकी, उसके बाद मेरे जेठ मुझे अपने मायके छोड़कर चले गए। उसके बाद करीबन 5 महीने तक मेरे ससुराल वाले मुझे लेने नहीं आए, किंतु मेरे पति से मेरी बातचीत होती रहती थी। मेरे पति से जब भी मुझे ले जाने की बात करती थी तो वो टाल मटोल करते और मुझे कहा कि तुम्हारे मायके से एक प्रिंटिंग मशीन जो करीबन 1.5 लाख की आती है, इतने पैसे लेकर आ जाओ। मैंने मेरे पति को कहा कि मेरे परिवार वाले इतना पैसा नहीं दे सकते। उसके बाद से ही मेरा पति मुझे उसके साथ रखने में टाल मटोल करने लगा, जिसके चलते मुझे काफी शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना हुई। उसके बाद मेरे व मेरे परिवार के लोगों द्वारा मेरे ससुराल में मुझे ले जाने की बात बार बार की, तो दिनांक को
मेरे जेठ ने मेरे जेठ ने जेठ मुझे लेने से करीबन 5 बजे ससुराल जाने के लिए निकले। जैसे ही जो भी जगह थी के पास पहुंचे तो मेरे जेठ ने मोटरसाइकिल रोक दी और मुझसे बात करने लगा और कहने लगा कि मैं तुमको शादी के पहले से जानता हूं, मैं तुमसे शादी करना चाहता था लेकिन मैं शादीशुदा हूं। उसके बाद मेरे जेठ ने कहा कि मैं टॉयलेट कर कर आता हूं। मेरे जेठ वहीं रोड किनारे टॉयलेट करने लग गए और वापसी में पेंटी की चेन भी नहीं लगाई और डैश 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 डैश। वो ऐसी बात एफआईआर में लिखी है जो मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर मोबाइल में बोलकर नहीं बता सकता हूं। आप समझ सकते हैं आपके साथ जिस स्तर की अश्लीलता हुई है, जिस प्रकार की आपके साथ घटना हुई है, वो आप वहां पर लिख दें। ओके सर, आगे बढ़ते हैं हम इसमें। बाद में मेरे जेठ ने मोटरसाइकिल चालू कर ले गए अपने ससुराल में। 4 दिन रही, आया और भाई लेने आया और ले आया। उसके बाद से मेरा पति ना तो मुझे ससुराल ले जा रहा है और न ही अपने साथ ले जा रहा है। मैं अपने मायके में करीबन 1.5 साल से रह रही हूँ। कई बार समाज के लोगों द्वारा बिठाकर समझाइश दी गई, इस कारण से मैंने थाने में रिपोर्ट नहीं की, किंतु मेरे जेठ द्वारा की गई हरकत अपने पति को बताई, किंतु उसने मेरी बात नहीं मानी। तो मैंने यह बात अपनी बड़ी बहन को बताई, किंतु तब मान मर्यादा के चलते किसी से यह बात नहीं की। लेकिन अब मेरे पति ने कहा कि पैसे लेकर आना तभी तेरे को रखेंगे। उसके बाद सारी घटना मम्मी व पापा व फूफा को बताई। वह अपने फूफा को साथ लेकर थाने आई हूँ, रिपोर्ट करती हूँ, कार्रवाई की जाए। उप निरीक्षक की सीसीटीएनएस आईडी नहीं होने से उप निरीक्षक की सीसीटीएनएस आईडी में रिपोर्ट की जाती है। ये पूरी एफआईआर हो गई सारा। ये वही एफआईआर है जो पुलिस थाने में पुलिस अधिकारी के द्वारा लिखी जाती है। डिजिटली बुक में पूरी मेरे द्वारा लिख कर दे दी गई है। इससे एक बहुत बड़ा आइडिया और एक मार्गदर्शन हमें प्राप्त होता है। अब हम दूसरी ड्राफ्ट को देख लेते हैं सर, कि सपोज करें कि आपको लिख कर देने की नौबत आ जाए तो आपको क्या बात ध्यान रखना है, इसमें क्या क्या सावधानियां रखना है, आप ध्यान से सुनते जाइए। ऊपर श्रीमान थाना प्रभारी महोदय, पुलिस थाना जो भी है आपका। और विषय अनावेदक गण, पति जेठ के द्वारा की गई क्रूरता, दहेज मांग, मानसिक शारीरिक प्रताड़ना व अश्लील हरकत की प्रथम सूचना, एफआईआर दर्ज करने हेतु आवेदन पत्र। महोदय, निवेदन है कि प्रार्थी फरियादिया का निम्नानुसार निवेदन है। नंबर 1, यह कि फरियादिया पुत्री, स्त्री, उम्र और जो भी शिक्षा है, निवास की रहने वाली है। पैरा क्रमांक 2, यह कि फरियादिया का विवाह दिनांक जो भी हो को सामूहिक विवाह सम्मेलन में अनावेदक क्रमांक 1 पति निवासी के साथ हिंदू रीति रिवाज अनुसार संपन्न हुआ था। पैरा क्रमांक 3, यह कि विदाई के समय मेरे ससुराल वालों ने कहा कि हमारा एक ही लड़का बचा है, इसलिए बारात दोबारा तुम्हारे घर लाएंगे, यह बोलकर मुझे सम्मेलन में छोड़कर चले गए। तत्पश्चात दिनांक जो भी हो को मेरे ससुराल वाले पुनः बारात लेकर आए और शादी संपन्न कराकर मुझे ससुराल ले गए। पैरा क्रमांक 4, यह कि ससुराल में लगभग 2 दिन रुकने के बाद मेरे जेठ अनावेदक क्रमांक 2 मुझे मेरे मायके छोड़ गए। उसके बाद लगभग 5 महीने तक ससुराल वाले मुझे लेने नहीं आए, हालांकि मेरी पति से फोन पर बातचीत होती रहती थी। पैरा क्रमांक 5, यह कि जब भी मैं अपने पति से मुझे ससुराल ले जाने की बात करती तो वे टाल मटोल करते और मुझसे कहा कि तुम्हारे मायके से एक प्रिंटिंग मशीन जो लगभग 1.5 लाख रुपए की आती है, उतने पैसे लेकर आ जाओ। तब मैंने पति को कहा कि मेरा परिवार इतने पैसे नहीं दे सकता। तो उसके बाद से पति मुझे साथ रखने में टाल मटोल करने लगा और मुझे काफी शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। पैरा क्रमांक 6, यह कि मेरे व मेरे परिवार के लोगों द्वारा बार बार ससुराल ले जाने की बात करने पर दिनांक जो भी हो को शाम लगभग जो भी समय हो मेरे जेठ मुझे लेने मोटरसाइकिल से निकले। जैसे ही हम जगह पर पहुंचे मेरे जेठ ने मोटरसाइकिल रोक दी और मुझसे कहने लगे कि मैं तुमको शादी के पहले से जानता हूं, मैं तुमसे शादी करना चाहता था लेकिन मैं शादीशुदा हूं। और जो भी अश्लील हरकत या जो भी हुई वो आप वहां लिख दें। इसके बाद पैरा क्रमांक 7 आएगा सर, यह कि इसके बाद जेठ ने कहा मैं टॉयलेट कर कर आता हूं और रोड किनारे टॉयलेट करने लग गए। वापसी में पेंटी की चेन भी नहीं लगाई और अश्लील हरकत करते हुए अपना अंग दिखाने लगे। मैं घबराहट के कारण कुछ बोल नहीं पाई। उसके बाद जेठ मोटरसाइकिल चालू करके मुझे ससुराल ले गए। पैरा क्रमांक 8, यह कि मैं ससुराल में 4 दिन रही और दिनांक 24/10/2023 को, यह जो भी तारीख हो, ये काल्पनिक तारीख लिख दी है मैंने, मेरा भाई मुझे लेने आया और मायके ले आया। उसके बाद से मेरा पति ना तो मुझे ससुराल ले जा रहा है और ना ही अपने साथ रख रहा है।
मैं अपने मायके में लगभग 1.5 साल से रह रही हूँ। पेरा क्रमांक 9, यह कि कई बार समाज के लोगों को द्वारा बैठकर समझाइश दी गई और परिवार की मान मर्यादा के कारण मैंने थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई, किंतु जब मेरे पति ने साफ कह दिया कि पैसे लेकर आओगी तभी रखेंगे, तब मैंने ये बात अपने माता पिता व फुफा को बताई और थाने उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज करा रही हूँ। अतः श्रीमान से निवेदन है कि उक्त घटना की जांच कर अनावेदक गण के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई करते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर दर्ज करने की कृपा करें। संलग्न में फरियादी का पहचान पत्र, विवाह संबंधी प्रमाण, फोटो, हस्ताक्षर, निशानी अंगूठा और दिनांक। तो ये हो गई सर हमारी आपके ओर से लिख कर देने वाली आवेदन। एक आदर्श ड्राफ्ट है जिसमें अक्सर धारा लिख दी जाती है, कई बार बहुत से लोग लिख देते हैं, वैसे 99% तो आपको घटना ही लिख कर देना है। वो भी ड्राफ्टिंग मैंने ड्राफ्टिंग क्रमांक 3 में इसमें शामिल किए, डिजिटल ई बुक में आप देख रहे हैं, ये पूरी वही ड्राफ्ट है। अब इसमें मैं आपको कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां दे दूं जो इससे ही संबंधित हैं और बड़ी ध्यान रखने योग्य जानकारियां हैं जो एक व्यक्ति को एफआईआर दर्ज कराने से पहले ध्यान रखना जरूरी है। जैसे कि सूचक का परिचय और विवाह का ब्यौरा, ये आपको एफआईआर में ध्यान रखना है। किस प्रकार से? एफआईआर की शुरुआत हमेशा पीड़िता के नाम, पिता के नाम, उम्र, शिक्षा जैसे जहां तक वो पढ़ी लिखी हैं और निवास स्थान से होती है। इसके बाद विवाह की दिनांक जो भी हो और रीति रिवाज का उल्लेख उसमें किया जाता है। दूसरा है विवाह के बाद घटना व क्रूरता, आपको इसमें स्पेशली लिखना है क्योंकि धारा 85 BNS 2023 के तहत वो अपराध आना चाहिए। कैसे है आपका? जैसे शिकायत में स्पष्ट लिखना होता है कि शादी के बाद ससुराल में कितने दिन रुकी, शादी के बाद ससुराल में कितने दिन रुकी, ये बड़ा जरूरी है सर। वहां से मायके कितने दिन रुकी, कितने बार आई, कितने बार गई, बिल्कुल स्पष्ट उसमें उल्लेख होना चाहिए। जैसे इस मामले में पीड़िता ने बताया कि विवाह के बाद पति ने उसे साथ रखने में टाल मटोल किया और 1.5 लाख रुपए की प्रिंटिंग मशीन लाने की मांग की। जब मायके वालों ने पैसे देने में असमर्थता जताई तो शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। यह क्रूरता धारा 85 BNSS पुरानी 49 498A आईपीसी का संज्ञेय अपराध बनाती है। तीसरी ध्यान रखने योग्य बात सर क्या है? रास्ते की घटना व अश्लील हरकत आपके साथ हुई है तो आप लिखाएं, नहीं हुए तो ना लिखाएं। मैंने एक बतौर एग्जाम्पल आपको लोगों को समझाने के लिए लिखा है, जैसे कि आपके साथ जो भी इसके हटके जो घटना हुई हो तो आप उसको एफआईआर में लिखा दें। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है 75 और 79 BNSS में जो बताया है, जब पीड़िता को उसका जेठ बाइक से लेने आया तो रास्ते में गाड़ी रोककर अश्लील हरकतें और बातें करने लगा, पुरानी पहचान का हवाला देने और टॉयलेट के बहाने अपनी पेंट की चेन खोलकर अश्लील अंग प्रदर्शन करना या महिला के साथ लैंगिक उत्पीड़न जो 75(1) BNSS और लज्जा भंग 79 BNSS का स्पष्ट अपराध बनाती है। रिपोर्ट दर्ज कराने में देरी का वैध कारण भी सर आपको लिखना होगा, डिले का रीजन। जैसे कि कानून का नियम है कि यदि एफआईआर दर्ज कराने में देरी जैसे कि 1 या 1.5 साल हुई है तो उसका कारण एफआईआर में ही दर्ज होना चाहिए, वरना क्रॉस एग्जामिनेशन में आपको भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। तो उसका कारण एफआईआर में दर्ज होना चाहिए। जैसे पीड़िता ने इसमें लिखवाया है कि समाज के लोगों द्वारा बैठक कर समझाइश दी जा रही थी और परिवार की मान मर्यादा के कारण थाने नहीं आए थे, यह लिखना कोर्ट में केस को मजबूत करता है। इस चीज को आप जरूर उसमें लिखाएं कि आखिर आप डिले किस वजह से हुए। पांचवा बात है सर थाने में CCTNS प्रविष्टि। जब मौखिक रिपोर्ट दी जाती है तो थाना प्रभारी या विवेचक अधिकारी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उसे कंप्यूटर प्रणाली CCTNS आईडी में दर्ज करता है। यदि किसी अधिकारी का आईडी चालू ना हो तो उपलब्ध दूसरे अधिकारी के आईडी से रिपोर्ट दर्ज की जाती है। कुछ कानूनी बारीकियां सर समझ लेते हैं इसमें हम। जैसे कि 85 इसमें 3 साल की सजा का प्रावधान है, जुर्माना है, गैर जमानती अपराध है, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट है इसका ट्रायल कोर्ट। दूसरा है 75 और 79 BNS, इसमें भी 3 साल की सजा का प्रावधान है, लेकिन ये जमानती धारा है जिसमें 75(2) अजमानती, संज्ञेय और सेशन ट्रायल है, 75(3) संज्ञेय, अजमानती और सेशन ट्रायल है। धारा 3 की उपधारा 5 चूंकि अपराध पति और जेठ दोनों के द्वारा मिलकर समान आशय से किया गया इसलिए दोनों पर धारा 3(5) लागू होती है। पति और जेठ से मतलब नहीं है, 2 से ज्यादा है या 1 से ज्यादा है तो वो दोनों पे धारा इसमें लागू होगी। एक अधिवक्ता के रूप में, पीड़ित के रूप में आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि एफआईआर में तिथियां, स्थान और घटना का क्रम बिल्कुल सटीक होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय का एक फैसला है सर इसमें, ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2014 2SCC 1। इसमें सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने माना कि
यदि पुलिस के सामने दी गई सूचना से संज्ञेय अपराध कॉन्जेबल ऑफेंस जिसमें पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है का प्रकट होना पाया जाता है तो धारा 173 बीएनएसएस पुरानी धारा 154 सीआरपीसी के तहत एफआईआर दर्ज करना पुलिस के लिए मैंडेटरी है, अनिवार्य है। इसमें इसके बाद सर फिर ड्राफ्टिंग मेरे द्वारा लिखी गई है और उसके बाद ये तीनों ड्राफ्टिंग से सर यहाँ पर आ चुकी हैं जो मैंने आपको बताई थी। ये इसके बाद सर यहाँ से फिर हमारा अध्याय नंबर 1 चालू होता है। तो आज का जो हमारा सर विषय था, एक छोटा सा विषय है कि पुलिस थाने में महिला अपराध की एफआईआर कैसे लिखी जाती है। तो एक खास पहलू, एक खास एंगल के आधार पर मैंने जानकारी दी है। इसको आप बेसिक आधार बनाकर आप जो है कि एक अंदाजा तो कम से कम लगा सकते हैं कि हाँ एफआईआर इस प्रकार से दर्ज होती है। एक मोटा मोटा गणित, एक राय तो कायम होने में आसानी मिल ही जाती है कि इन धाराओं में इस प्रकार से एफआईआर दर्ज की जाती है। इसके बाद यहाँ से अध्याय 1 चालू होता है कि पुलिस के खिलाफ कोर्ट से एफआईआर का आदेश कैसे लें। बीएनएसएस 2023 की धारा 175(3) के अर्जी ड्राफ्टिंग सीखें। कुछ दिन पहले इस पे वीडियो बना चुका हूं सर स्पेशल, लेकिन इसमें अध्याय में मैंने शामिल कर लिया। ये मामला और मसला कब आता है सर? जब हमारी एफआईआर लिखी ही नहीं जाती या आवेदन लेकर पटक के रख लिया जाता है, तब हम कोर्ट में जब जाते हैं तो 175(3) की अर्जी हम दाखिल करते हैं जो पहले 156(3) थी सीआरपीसी में, और न्यायालय से निवेदन करते हैं कि थाना प्रभारी को आदेशित किया जाए कि वो एफआईआर दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ करें। यहाँ पर जाने से पहले 3 स्टेप आपको करना जरूरी रहती है। आपको थाने में लिखित आवेदन देना है, वो सुनवाई नहीं करते तो एसपी ऑफिस को आपको आवेदन देना है, वहां रजिस्टर डाक से देना है, प्राप्ति अभिस्वीकृति रसीद, पोस्ट ऑफिस की रसीद और दिए गए आवेदन की कॉपी सबको संभाल कर रखना। और जब आप 175(3) का बीएनएसएस 2023 का आवेदन कोर्ट में जज साहब के समक्ष पेश करते हैं तो उसके साथ इसको लगाना जरूरी है। साथ ही एक शपथ पत्र भी आपको लगाना है। स्पेशल वीडियो मैं चैनल पर बना चुका हूं जो अपलोडेड है, आप वहां पर देख सकते हैं। तो ये सर इस प्रकार से डिजिटल ई बुक है और सर जो मैंने आपको बताई इसमें 200 से ऊपर पृष्ठ हैं और ये एक एजुकेशनल पर्पस के मकसद से मेरे द्वारा तैयार की जाती है। मेरे द्वारा वीडियो भी एजुकेशनल पर्पस के मकसद से तैयार किए जाते हैं, किसी को भी व्यक्तिगत सलाह नहीं है सर, सिर्फ कानूनी जागरूकता के उद्देश्य से वीडियो मेरे द्वारा बनाए जाते हैं। जैसे कि ये वीडियो मैंने बनाया, इससे ये जागरूकता पैदा करना मेरा मकसद है कि पुलिस थाने में महिला अपराधों की रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है। इससे आपको फायदा क्या होगा? आप घर बैठे हैं, आप परेशान हो रहे हैं, आप सोच रहे हैं हम कहाँ जाएं, क्या करें, कैसे रिपोर्ट लिखाएं, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो आपको इससे एक विशेष मार्गदर्शन तो कम से कम प्राप्त हो सकता है, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। जिसको देखने के बाद आपके दिमाग में एक तो बत्ती जली जाएगी कि 173 के तहत एफआईआर दर्ज होगी, चालान कोर्ट में पेश होगा, जज साहब के समक्ष वाद विषय, गवाह सबूत होंगे, उसके बाद मुलजिमों को सजा दी जाएगी या बरी किया जाएगा, वो बात का विषय होगा। लेकिन एक तस्वीर तो पैदा हो ही जाती है, वरना बहुत से लोग तो ये भी नहीं जानते हैं। मैंने कई लोगों को ऐसा भी देखा है जो जीवन में कभी पुलिस थाने में नहीं गए सर, जीवन में कभी काम नहीं पड़ा उनका, उनको पता भी नहीं है कहाँ थाने में हमें किससे बात करना है, कैसे बात करना है, कैसे एफआईआर लिखाना, कुछ नहीं पता है। तो ऐसे बहुत से लोग हैं, उन सभी लोगों को ये बड़ी जो है कि एक मार्गदर्शन और एक गाइडलाइन प्रदान करने के उद्देश्य से मैंने एक एफआईआर की ड्राफ्ट, आइडियल ड्राफ्ट आप लोगों के लिए तैयार की है। धारा 85, धारा 75, धारा 79 और धारा 3 की उपधारा 5 बीएनएस 2023, इनको मैंने आइडियल रखा है। वो कि दहेज प्रताड़ना, लैंगिक अपराध, अश्लील हरकतें, दो लोगों के द्वारा अपराध, इस प्रकार का आधार बनाकर रखा है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, नेक्स्ट ये वीडियो तो सर मैंने पुलिस थाने में महिला की अपराध की रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है उसके ऊपर बनाया है। अब मैं आपको एक बात और बता दूं कि वास्तव में सर अत्याचार होता है, वास्तव में किसी को प्रताड़ित किया जाता है, किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी की माँ, तो कानून सर उन दुष्टों के लिए बना है और ये आपको कहीं ना कहीं बड़ा लाभकारी होगा। लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी देखने में आता है कि कानून का दुरुपयोग भी किया जाता है। अक्सर घरेलू विवाद हो जाते हैं और उन घरेलू विवाद को इतना तूल चढ़ा दिया जाता है कि तमाम धाराओं का इस्तेमाल करके और एफआईआर दर्ज करा दी जाती है, जबकि पति और पति के परिवार वाले निर्दोष होते हैं। बात छोटी छोटी होती है, परिवार के दूसरे लोग बीच में आ जाते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है और बस बात बिगड़ती चली जाती है, राजीनामे की गुंजाइश ही खत्म हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में फिर उस निर्दोष पति और उसके परिवार वालों का क्या होगा? तो इसके ऊपर मैं अब नेक्स्ट वीडियो सर बनाऊंगा कि उनको किस प्रकार से प्रति परीक्षण किया जाएगा, किस प्रकार से उनको बचाने की कोशिश की जाएगी। यहाँ पर अक्सर देखने में आता है कि पति के द्वारा तो धारा 9 दाम्पत्य संबंधों की पुनर्स्थापना हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत कोर्ट में दावा लगाया जाता है। पत्नी कह रही है मैं जाना नहीं चाहती हूँ, मेरी जान को खतरा है, मुझसे दहेज मांगा गया,
वो एलिगेशन लगाती है। पत्नी धारा 13 की याचिका लगा देती है तलाक के लिए। 144 बीएनएसएस 2023 के तहत भरण पोषण का आवेदन लगा देती है। धारा 12 घरेलू हिंसा डोमेस्टिक वायलेंस 2005 का आवेदन पेश कर देती है। इधर ये मुकदमा लगा लगा दिया जाता है टार्चर का। तो इस प्रकार से महिलाओं के द्वारा बहुत से मुकदमे लगा दिए जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो झूठे मुकदमे हैं। वास्तव में जिसके साथ सच्ची घटना हुई है तो उस महिला को बिल्कुल न्याय मिलना चाहिए। और जहां झूठी एफआईआर लिखाई गई है तो वहां पर उन उन निर्दोष मुलजिमों का बचाव भी सर होना चाहिए। क्योंकि कानून का उपयोग जो है कि सत्य के साथ हो, इसका दुरुपयोग ना हो, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। कानून बनाया भी इसलिए गया है कि दोषियों को सजा दी जाए और निर्दोष को दोष मुक्त किया जाए। ऐसा नहीं है कि किसी ने झूठी एफआईआर लिखा दी। परिस्थितियां बोलती हैं सर, हालात बोलते हैं, गवाह बोलते हैं, डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ एफआईआर ही लिखा दी तो वो सब कुछ हो गया। उसके पीछे भी बहुत कुछ हो चुका होता है, वो सब हमें रिकॉर्ड पर लाना होता है। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में मैंने मुख्य रूप से आपको एफआईआर के ऊपर जानकारी दी। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी से रिलेटेड कुछ अतिरिक्त आपको महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जैसे कि क्रॉस एग्जामिनेशन जो मैंने ही खुद ने किया कोर्ट में। एक उससे आइडिया आपको हो जाएगा। मतलब मैं उसी के आधार पर एक क्रॉस एग्जामिनेशन आप लोगों के लिए तैयार करके लाऊंगा इसी एफआईआर पर, जो अभी आज मैंने आपको बताई है 85, 75, 79 और 3 की उपधारा 5 बीएनएस 2023। कैसे हम क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे और इसको प्रूफ करने का तो सबसे सीधा तरीका है कि महिला के साथ वास्तव में घटना हुई है तो जो हुआ वो कहेंगी महिला, उनके गवाह कहेंगे। क्रॉस एग्जामिनेशन में वकील साहब भी क्रॉस कराएंगे और वास्तविक जो घटना हुई है जो झूठी नहीं बनाई गई है तो उसमें भी क्रॉस एग्जामिनेशन में गवाह जो हुआ है सर वही कहते हैं और जो सच हुआ वही कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में तो क्रॉस एग्जामिनेशन में भी फिर बड़ा मुश्किल हो पाता है कि उनको किस प्रकार से आप क्रॉस करवाएंगे। हालांकि अगर उन्होंने झूठी घटना लिख के लाए तो शिकायापूत कचहरी नहीं चढ़ता। आपने कहावत सुनी होगी। आप पूछेंगे कुछ, वो कहेंगे कुछ, लिखाएंगे कुछ, बोलेंगे कुछ, अदालत में कुछ कहेंगे और वो सारा पर्दाफाश में हो ही जाता है किसी न किसी रूप में क्रॉस एग्जामिनेशन में। तो ठीक है सर, आज के वीडियो में मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी दे दी है। आज मैंने आपको सिखाया है कि कैसे एफआईआर पुलिस थाने में लिखी जाती है। उम्मीद है आपको मेरे वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ये जो जानकारी मैंने दी है डिजिटल ई बुक के अंदर से दी है, उस डिजिटल ई बुक में इसके अलावा और भी बहुत कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दी हुई हैं। जैसे कि मैंने अध्याय 1 पढ़ के बताया था 175 3 की अर्जी की ड्राफ्टिंग सीखे, ऐसे तकरीबन 27 अध्याय उसमें हो चुके हैं। और आपको यदि उसकी आवश्यकता महसूस होती है रिटर्न रूप में तो आप मेरी डिजिटल ई बुक को खरीद भी सकते हैं। उसकी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। तो आज के वीडियो में सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।